आज का हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अनंत विस्तार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अनंत विस्तार से मतलब ये है कि अगर जैसे हमने कोई छोटा सा खंड ले रहे हैं तो यहाँ से अगर बल रेखाएं खींची जाएं तो वो इस प्रकार से होंगी। यदि हम चादर का छोटा खंड लें यानी कि वो अनंत विस्तार की चादर ना हो तो प्रत्येक दिशा में वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएँ मिलेंगी और हर जगह पर वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। अगर हम यहाँ पर ये बेलन की कल्पना की है जैसे, तो इसके इस पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। लेकिन जब यही चादर अनंत विस्तार की होगी तो यहाँ पर कंडीशनें कुछ इस प्रकार से होंगी। जैसे ये चादर जो है जब अनंत विस्तार की यानी कि इसकी लंबाई अनंत तक गई हुई है, अनंत विस्तार की है, अगर हम इससे बल रेखाएँ खींचते हैं तो बल रेखाएँ हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगी कि सारी बल रेखाएँ पृष्ठ से लंबवत कैसी होंगी, बाहर की ओर होंगी। यानी कि जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा या वैद्युत फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगा, इस दिशा में कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमने ये बंद पृष्ठ की कल्पना की हुई है, इस बंद पृष्ठ की, तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो सिर्फ इसके समतल पृष्ठ से होकर ही निकलेगा और इस वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसलिए हम यहाँ पर लेके चले हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। तो अनंत विस्तार इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो बल रेखाएं हैं वो लंबवत चादर से बाहर की ओर होंगी और जो हमने इसमें यहाँ पर पृष्ठ की कल्पना की है, बंद पृष्ठ की, ये वाला जो बंद पृष्ठ की कल्पना की है, तो जितनी बल रेखाएं होंगी इसके इस समतल पृष्ठ से होकर निकलेंगी, जब इस वक्र पृष्ठ से होकर कोई भी बल रेखा नहीं निकलेगी। इसलिए यहाँ पर अनंत विस्तार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। समतल है यानी कि आवेश समान रूप से वितरित है। अब देखिए अचालक, यहाँ पर अचालक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अचालक शब्द का क्या अर्थ निकलता है, यहाँ पर देखिए दो पृष्ठ हैं, ये यहाँ पर लिखा है अचालक, ये जो चादर है ये अचालक है, ये इसकी मोटाई दिखा रही है, चौड़ाई वाला क्षेत्र इस पर नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या है, इसकी मोटाई है। अचालक में आवेश कैसा होता है, उसके आयतन पर वितरित होता है। और यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ, ये जो दिखाया गया है ये चालक है, ये इसकी मोटाई है। यदि हम चालक पर आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, यानी कि इसके मध्य में कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पर जो भी आवेश होगा वो क्या है, इसके बाहर होगा। अब यहाँ पर ये अनंत विस्तार की लंबाई है, इसलिए यहाँ पर भी बल रेखाएँ सीधी होंगी। यहाँ पर इसका पूरा निर्माण नहीं किया गया है इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर अगर निर्माण करते हैं ये अनंत विस्तार की चादर हो जाएगी आपकी। अनंत विस्तार का अर्थ क्या होता है कि जो भी बल रेखाएं हैं वो लंबवत पृष्ठ से बाहर की ओर होंगी। तो अचालक में जो आवेश होता है वो उसके आयतन पर वितरित होगा। तो इस अचालक से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसी होंगी, इस संपूर्ण आयतन के कारण बाहर की ओर, चारों दिशा में बाहर की ओर होंगी। यहाँ पर हर दिशा में बाहर की ओर होंगी। और यदि छड़ हमारी चालक है तो क्या होगी, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पीली रेखाएं हैं ये एक पृष्ठ का निर्माण हो गया है। तो जो पीली रेखाएं हैं ये इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही वैद्युत बल रेखाएं हैं, और जो लाल रेखाएं हैं वो क्या है, इस पृष्ठ के कारण उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि दोनों पृष्ठ के कारण वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। और अचालक में क्या होता है कि आवेश आयतन पर वितरित है तो बल रेखाएं किसके कारण उत्पन्न होंगी, ये संपूर्ण एक पृष्ठ की भांति ही व्यवहार करेगा और चारों दिशाओं में समान मात्रा में बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। और चालक में दो पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा और दोनों पृष्ठों के कारण चारों दिशाओं में बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो ये चालक और अचालक में अंतर ये है कि चालक में जो हम आवेश देते हैं वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, इसलिए पृष्ठ के कारण चारों दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं प्रत्येक पृष्ठ के कारण। और अचालक में क्या होता है कि आवेश आयतन पर वितरित होता है, तो ये इस भांति व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके अक्ष पर उपस्थित हो। जैसे ये इसकी अक्ष है, इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर उपस्थित हो। तो यहाँ से ये बल रेखाएं निकल रही हैं। तो चालक अचालक के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अचालक चादर के निकट, यहाँ पर देखिए निकट शब्द लिखा हुआ है। निकट शब्द का अर्थ है कि ये जो बिंदु हमने लिए हैं P और यहाँ पर P' जो बिंदु लेंगे वो चालक के निकट होंगे, ये नहीं ज़्यादा दूरी पर हों। ज़्यादा दूरी के लिए हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो कार्य नहीं करेगा। ये किसके लिए होता है, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है।
तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, यदि कोई आवेश है Q है, पृष्ठ के क्षेत्रफल A, जैसे हमने ये अनंत लंबाई की जो चादर थी, जैसे ये हमारी कोई अनंत लंबाई की चादर है, समतल है, इसका कोई हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा खंड ले लिया जिसकी वैल्यू कितनी है A। इस पर हमने आवेश दिया है कितना Q। तो जब हमने इस पर Q आवेश दिया है तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर ये समान रूप से, ये छोटा क्षेत्रफल इसका मान है A, इस पर ये आवेश जो है समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पर जो है आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाएगा, जो हमने आवेश दिया है वो A पृष्ठ क्षेत्रफल पर मौजूद है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर हमें इस खंड के कारण, जैसे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कोई बिंदु यहाँ पर P है, तो क्योंकि इससे बल रेखा उत्पन्न हो रही हैं दोनों दिशाओं में, इस दिशा में उत्पन्न होगी, इस दिशा में उत्पन्न होगी, यानी जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है दोनों दिशाओं में वितरित होगा। क्योंकि हमें गॉस के नियम से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉस का नियम कब लागू होता है, जब हम किसी बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया जिसके वैल्यू कितनी है dA। ये किस पर है, ये अनंत विस्तार वाली चादर पर एक हमने छोटा सा खंड लिया है जिसकी वैल्यू है dA। अब dA के कारण हमें क्या है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से होकर एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो कि इस छोटे क्षेत्रफल अवयव dA को घेरे हुए है। तो इस छोटे, क्योंकि हमने आवेश दिया हुआ है इस पर Q, तो इससे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाता है सिग्मा। तो इस dA क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, dQ, यहाँ पर D लग जाएगा, dQ इक्वल टू सिग्मा dA। तो इस छोटे से क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के कारण यहाँ पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। ये एक कैसा है, बेलन है, तो इसकी अक्ष इस चादर के बिल्कुल लंबवत है, जिससे क्या है, जो इसके ये वाले समतल पृष्ठ बनेंगे ये दोनों, यहाँ पर क्या ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर होगी। और यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई क्षेत्रफल अवयव छोटा सा लेते हैं dA, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी दिशा इस अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत। जो हमने ये बेलन लिया है इसका ये पृष्ठ है, तो इसके ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 90। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू E डॉट A, यानी कि यहाँ पर जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना, शून्य होगा। यानी जितना ही वैद्युत फ्लक्स हमारा गुजरेगा वो इन पृष्ठों से निकलेगा। ये समतल पृष्ठ है। तो यहाँ पर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट A। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बनती है, फाई इक्वल टू E डॉट A। और दूसरा हम लगाते हैं गॉस का नियम। तो उसमें क्या होता है कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा का और एप्सिलॉन 0 का अनुपात, उससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का निर्माण होता है। क्योंकि हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्षेत्रफल हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्रफल से वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और जो भी गुजरेगा वो क्या है, इन दो पृष्ठों से गुजरेगा। तो इसके लिए हम इन्हें आगे जोड़ते हैं और इसके बराबर गॉस के नियम के बराबर रख देंगे, जिससे क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। यहाँ देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, फाई इक्वल टू E डॉट A। यहाँ पर A क्या था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे इस चित्र में जो पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो दो भागों में विभाजित था। एक कैसा था, वक्रीय, जिसके लिए थीटा इक्वल टू 90 था, और दूसरा कैसा था, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ उसके कितने थे, 2। यहाँ पर देखिए 2 समतल पृष्ठ हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। और ये वक्रीय पृष्ठ कौन सा है, ये। तो वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा हमारा 2πRL, जिससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, 0। और जो भी हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इन 2 समतल पृष्ठों से होकर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पृष्ठ कितने हैं, 2। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, E डॉट DA। ये किसके लिए, समतल पृष्ठों के लिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 है, तो cos 90 इक्वल टू 0। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, पाई इक्वल टू 2 E DA cos 0।
तो ये कैसा होगा, इसका सीधा गुणनफल के बराबर हो जाएगा 2EdA। अब हमें क्षेत्रफल किसका करना है, समाकलन करना है हमें सिर्फ पृष्ठ के क्षेत्रफल का। पृष्ठ क्षेत्रफल का मैंने कितना ले रखा था उसका A, तो इसको इंटीग्रल करते हैं, A आता है तो हमारे उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 2EA। ये हमारी समीकरण 1 बन जाती है। हम गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस का नियम क्या है, संपूर्ण किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश और एप्सिलॉन का अनुपात। तो उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश था, Q इक्वल टू सिग्मा A। यहाँ पर जो क्षेत्रफल A था, जो हमने इंटीग्रेशन करके जो DA थी उसमें, उसको इंटीग्रेशन करके हमने वैल्यू सीधी रख दी है। अब ये एक समीकरण और ये दूसरी समीकरण, इन दोनों के मान रख देते हैं। अब देखिए हमने इसे इस कोष्टक में इसलिए बंद कर दिया कि हमें इसे याद करने में आसानी रहे। तो हमारी ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, तो क्या वैल्यू निकल के आती है ये। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है किसी अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जहाँ पर हमारी जो चादर है वो कैसी है, अचालक। अब जो हमारा सूत्र निकल के आया था वो क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसमें क्या है, R नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं R नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और एप्सिलॉन 0 जो कि नियत है। तो जो भी वैल्यू हमारी निर्भर कर रही है वो किस पर कर रही है, एप्सिलॉन वो सिग्मा पर, R पर कोई निर्भर नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही जो शब्द इस्तेमाल किया था वो क्या था, निकट। इसके निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होता है, समान। क्योंकि सिग्मा का मान समान है इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वैल्यू समान रहेगी। तो अगर हम चित्र में देखें कि ये हमारे अनंत विस्तार की समतल चादर है, इसके निकट कोई बिंदु हैं P1, P2, P3, P4 निकट हैं, तो इनके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बाहर की ओर है। इस प्रकार से E1, E2, E3, E4, तो इनके सभी के मान क्या है, R पर निर्भर नहीं करेंगे। तो क्या होगा, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि सूत्र में R नहीं है इसलिए यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र समान होगा, यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी, और इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र समान होगा। तो इसमें इतना ही है, क्योंकि इस पर निकट शब्द का इस्तेमाल किया गया है और चादर जो है वो हमारी कैसी है, अनंत लंबाई की और किस प्रकार की है, अचालक है। अचालक के लिए इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। टॉपिक ये पूरा ख़त्म हो गया है।